जी, संघ क्या होता है बताइए। देखो संघ होता क्या है, संघ का मतलब होता है एक तरीके से, आप इसे ग्रुप मान सकते हो, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि छोटी इकाइयां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, संघ बनाती है। अब एक छोटी इकाइयां क्या हो सकती हैं, ये होते हैं राज्य। छोटी इकाइयां क्या होती हैं, राज्य। जहां पर राज्य आपस में मिलकर कोई बड़ी इकाई बनाते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, संघ। ये बात समझ में आई। अभी भारत में कैसे है वो समझेंगे। तो देखो भारत में क्या हुआ, भारत में आपको मालूम है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के समय भारत में भारत में बहुत छोटी छोटी सी इकाइयां थी। भारत में लगभग 575 छोटी इकाइयां थी। छोटी इकाइयां मतलब, छोटी इकाइयों का मतलब क्या होता है, राज्य। हाँ मतलब छोटी इकाइयां थी जैसे कि राज्य या देसी रियासतें, देसी रियासतें थी। उन सबको मिलाकर देश बनाया गया, रियासतों का समूह था, और उनको मिलाकर क्या बनाया गया, देश बनाया गया। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखते हुए चलना है, बाकी मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब ये जो संघ होते हैं ना, वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो अपनी मर्जी से सभी लोग आ जाए, और या फिर जहां पर कोई एक समूह, एक राज्य बाकी लोगों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, बाकी लोगों को मिलाने का काम करता है, नहीं बाकी राज्यों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संघ का निर्माण आपसी सहमति से, ठीक है, सहमति बोल लीजिए, या फिर और क्या होता है, हाँ जी, अब आपको एक्टिव रहना है, चुप रह के काम नहीं चलेगा। आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक। जी सर। तो बोले फिर। आप आपसी सहमति का पर मतलब, हाँ आपसी सहमति का मतलब क्या निकलता है, दोनों सहयोग से। बिल्कुल, या सर तो आप समझाते हैं। आपसी सहयोग, या तो वो आपसी सहयोग से निर्माण हो रहा होगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, या तो आपसी सहयोग होगा वहां पे, या फिर कोई एक राज्य बाकी को
मिलाने का काम करेगा, मिलाने का कार्य करेगा। अब यहाँ पे समझ लो, देखो पहले मैं समझा देता हूँ आपको होगा क्या। पहले हम पूरी की पूरी कहानी समझेंगे, पूरा चैप्टर समझेंगे, फिर हम लोग उसमें कुछ लिखने वाली चीजें वो लिखेंगे। तो देखो संघीय सरकार में होगा क्या कि हमारे देश में, जैसे कि भारत देश की अगर हम बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने जब स्वतंत्रता हमको मिल गई, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कुछ और लोग जो देश के मुख्य राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने सोचा कि यार देखो देश को तो मिला के रखना पड़ेगा, जितनी भी देशी रियासतें हैं सबको एक साथ मिलाना पड़ेगा, उनको अलग अलग होने दे नहीं सकते हम लोग। तो जब उनको सबको मिलाना पड़ेगा, तो उनसे खुद अपनी मर्जी से बोला गया कि अगर आप चाहो तो एक राज्य बन जाइए। जब भी मैं बोलता हूँ एक राज्य बन जाइए मतलब एक देश बन जाइए, या फिर जब वो नहीं माने तो उनको मिलाने का कार्य किया गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था, आप लोगों को मालूम ही होगा, वल्लभ भाई पटेल ने। तो जब कोई एक अपने आप में एक्टिव होकर बाकी लोगों को मिलाने का कार्य करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं एक तरीके से, कि हमने संघ बनाने का काम किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पावर सभी को दी थी। अब यहाँ पे देखो संघ जब बनता है तो संघीय सरकार में होगा क्या, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता तो उसमें ये रहती है कि संघ एवं राज्य, मतलब जो केंद्र है, संघ एवं केंद्र यानी राज्य और जो केंद्र है उनके पास बराबर बराबर शक्तियां होंगी। पहली चीज क्या होगी कि दोनों के पास क्या होंगी, बराबर शक्तियां होंगी, राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात क्या होगी, क्योंकि राज्यों को कोई दिक्कत ना आए, यानी राज्यों के पास अपनी शक्तियों का ज्ञान हो कि हमें कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, इसके लिए उनके लिए एक लिखित संविधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा, एक लिखित संविधान बनाया जाएगा। तो हमारे देश में संविधान है या नहीं है, है ना, हमारा संविधान है। उस संविधान के अंदर क्लियर लिखा जाएगा कि राज्यों के पास कौन सी शक्तियां होंगी और केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी। और इसके लिए क्या बनाया जाता है, राज्य सूची, आपने सुना ही होगा, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इनके नाम सुनेंगे आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी आते हो, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हाँ जी, आपने पढ़ा है सेंट्रल लिस्ट, जी सर। स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब इन लिस्ट में है क्या, इन लिस्टों में वो उनके क्षेत्र लिखे हुए हैं कि किस किस क्षेत्र पर ये लोग अपने नियम और कायदे बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला है कि देश में जब पूरा देश बन जाएगा, तो संघीय सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा सर्वोच्चता किसकी होगी। तो संघीय सिस्टम जो होता है ना, जहां पे बिल्कुल संघ 100% संघ का काम हो रहा है, वहां पे सबसे ऊपर होता है संविधान, कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये संविधान क्या होता है, ये कठोर होगा। कठोर का मतलब ये है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या हमारे देश में कठोर संविधान है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे कठोर भी है और लचीला भी है कुछ जगह पर, तो हमारे यहाँ पे मिक्स है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 100% संघीय सरकार नहीं है, हमारे देश में 100% संघीय सरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दूसरा है, कठोर संविधान के बाद देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में भी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा द्विसदनी विधायिका होनी चाहिए। द्विसदनी विधायिका का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो सदन होने चाहिए संसद के अंदर, लोकसभा राज्यसभा। तो क्या हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यह है कि काफी कुछ हद तक हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो संघीय है, लेकिन ये 100% संघीय नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, जो बातें मैंने बोली वो समझ में आई आप लोगों को। जी सर। अगर हम बात कर रहे हैं संघीय की, तो यानी संघ के अलावा भी कुछ और भी होता होगा। तो संघ के अलावा जो होता है उसे हम बोलते हैं एकात्मक सरकार। क्या बोलेंगे उसको, दूसरी जो चीज है वो है एकात्मक सरकार। लिखिए,
अगली जो चीज है वो है एकात्मक सरकार। अब ये क्या होता है? सॉरी, एकात्मक सरकार क्या होगा? जहां पर राज्यों के पास पावर बिल्कुल ही कम हो, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि राज्यों के पास पावर हो ही ना, सारी की सारी शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। उसे हम बोलते हैं एकात्मक सरकार। दूसरी बात, अब देखो उससे कंपेयर करते हो, चलो जो हमने वहां पे देखा था, हमने वहां पे क्या देखा था कि संघीय सरकार के अंदर, जो हमने संघ की बात की थी, संघीय सरकार में क्या हो रहा था कि संघ के अंदर एक संविधान होगा, एक लिखित संविधान होगा। बात की थी हम लोगों ने, याद आ रहा है कुछ आपको? संघ के अंदर क्या होगा? एक लिखित संविधान होगा, जबकि एकात्मक सरकार के अंदर जरूरी नहीं है कि लिखित संविधान हो। संविधान क्या होता है? अलिखित हो सकता है। संविधान क्या होगा? अलिखित हो सकता है। तो अब इसकी देखो विशेषता लिखते हुए चलिएगा कि अगर एकात्मक सरकार है तो सारी शक्तियां, या फिर यहां पे लिख लीजिए, यहां पे जो होगी वो एकल सरकार होगी। एकल सरकार, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं एकल सरकार है, तो केंद्र जो होगा, केंद्र जो है वो शक्तिशाली होगा, या केंद्र के पास, क्या आप लोग नोट कर रहे हो? जी सर। देखो ये इसीलिए करवा रहे हैं हम लिखवाने वाला काम कि आपको आइडिया पड़े कि आंसर देना भी कैसे है। केंद्र के पास सारे अधिकार होंगे एकल सरकार में, ठीक है ना। दूसरी बात, जो संविधान होगा वो लिखित या अलिखित हो सकता है, दोनों। ठीक है, लिखित मतलब लिखित ही जरूरी नहीं है। संविधान लिखित या फिर अलिखित हो सकता है। मतलब ऐसी कोई बुक हो भी सकती है या फिर नहीं भी। फिर इसके बाद है कि जब हम जान ही चुके हैं कि जो समस्त शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी? यहाँ पे केंद्र के पास। तो अधिकार हमने बोल ही दिया है। अगर शक्तियां भी बोली तो शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शक्तियों का, लिखिए आप लोग, शक्तियों का विभाजन नहीं। मतलब सारे काम कौन कर सकता है? केंद्र। विभाजन नहीं। ठीक है, जब शक्ति का विभाजन नहीं होगा तो यहां पर देखो, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि संविधान, जो संविधान है वो लिखित हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि संविधान सर्वोच्च होगा भी और नहीं भी। तो यहां पे लिखिए, संविधान सर्वोच्च इसमें लिख लीजिएगा सर्वोच्च। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? ये गायब होता हुआ भी दिख रहा है बार बार। जी सर। हाँ यार, ये कुछ पता नहीं, पेन का ही गड़बड़ है ये। तो संविधान जो है वो सर्वोच्च हो भी सकता है हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, वो जब से सिस्टम गड़बड़ हुआ है ना, तब से ये दिक्कत है। अब सर्वोच्च कहां पर होगा? जहां पे संविधान होगा वहां सर्वोच्च होगा, और जहां पे नहीं है वहां पे सर्वोच्च नहीं होगा। तो कहां पर है संविधान? जैसे कि जापान में है, ठीक है, और ये कहां पर नहीं होगा? जैसे कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन का मतलब यूके।
ब्रिटेन में संविधान नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, लिखित है नहीं। समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? जी सर। जहाँ लिखित संविधान होगा वहाँ सर्वोच्च होगा सर। बिल्कुल, जहां लिखित होगा, ठीक है ना, मैं नीचे लिख भी देता हूँ, लिखित होगा। जहां लिखित होगा, क्योंकि लिखित है वहीं तो वैल्यू है उसकी। जहां लिखित होगा वहां सर्वोच्च, और जहां पे अलिखित है वहां सर्वोच्च नहीं होगा। ठीक है, अलिखित। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जापान में लिखित है और ब्रिटेन में अलिखित है। अब फिर वही वाली बात, जैसे हमने देखा था संघ में क्या था, न्यायपालिका सर्वोच्च थी। ठीक है, अब यहाँ पे वही है, न्यायपालिका हो भी सकती है स्वतंत्र और नहीं भी, मतलब स्वतंत्र, सर्वोच्च मतलब स्वतंत्र थी, इंडिपेंडेंट थी। तो न्यायपालिका एकात्मक सरकार के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा एकात्मक के अंदर, यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी। अब वही वाली बात है, जहां पे लिखित होगा वहां पे हो सकती है, जहां पे लिखित नहीं होगा वहां पे नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने अगली चीज क्या पढ़ी थी, संघीय सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा होंगे। तो हमें एकात्मक में क्या लिखना है, विधायिका। अच्छा, विधायिका का मीनिंग क्या होता है पहले बताओ, विधायिका मतलब? जो कानून बनाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। विधायिका द्विसदनात्मक हो भी सकती है या नहीं भी। अब नहीं भी का मतलब क्या होता है, या एकात्मक होगी या एक सदन ही होगा। दो नहीं होगा तो एक तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक भी नहीं है, तो कोई तो नियम बना रहा होगा ना, भले ही राजा ही बना रहा हो। अगर राजा ही बना रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सदन है वहां पर। तो या तो द्विसदनात्मक होगी या फिर एक सदनात्मक होगी। क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे विजिबल है आप लोगों को? जी सर। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। बाकी हम बोल भी रहा हूँ साथ के साथ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं कि एकात्मक कहाँ कहाँ पर है और द्वि या फिर सदनात्मक कहाँ पे। तो ये आप बुक की रीडिंग करोगे अपने लेवल पर तो वहां पे आपको मालूम चलेगी, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे, तो हमने समझ लिया कि संघ किस तरीके से बनेगा और एकात्मक क्या होती है, और ये भी समझा कि संघ मतलब ग्रुप, आपस में कोई ग्रुप बन गया और लोगों ने मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाया, छोटे छोटे लोगों ने, तो वो छोटे यूनिट ने, इकाइयों ने, तो बड़ा देश बनता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक चीज समझना है हम लोगों को, ये तो हमने एकात्मक और द्विसदनात्मक, एकात्मक के अंदर और संघात्मक के अंदर डिफरेंस समझ लिया। अब हमसे कोई पूछे कि 100% संघ वाला देश कौन सा है, हाँ जी, तो किसी को मालूम है कौन सा देश है? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखिए, अलग लिखना है, अमेरिका, अमेरिका संघ व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अमेरिका संघीय शक्ति वाला
संघीय शक्ति वाला या संघीय शक्ति का संघीय शक्ति का उदाहरण है अब देखो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं संघीय शक्ति इस प्रकार है कि यहाँ पे कुल मिला के 50 राज्य है। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं और सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त है। लिख लो, राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये कि आपस में टूटेंगे नहीं, अगर टूटे संघ टूट जाएगा, लेकिन वो स्वतंत्र होने का अधिकार भी है। इनको स्वतंत्र होने का भी अधिकार है, लेकिन हकीकत में क्या स्वतंत्र हो सकते हैं? नहीं, हकीकत में स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन इनको स्वतंत्र होने का अधिकार है। जैसे मैंने बोला कि 50 राज्य तो अभी हैं, लेकिन जब अमेरिका बना होगा या फिर अमेरिका में प्रारंभ में, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत कि स्टार्टिंग में फ्रांस ने इसकी मदद की थी लुई 16 के टाइम में, किसी को आइडिया है? लुई 16 उस टाइम में अगर हम बात करें प्रारंभ में जब अमेरिका बना था, तो यहाँ पे 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 मूलतः राज्य। फिर बाद में बढ़कर कितने हो गए? 50। क्या आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है? वहां पे पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति? जी सर। ठीक है, अगर आपने वहां पे फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तो वहां पे लिखा हुआ था कि मूलतः कितने थे? 13 राज्य थे और उन्हीं की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस ने अपने देश की सेना भेजी थी। किससे लड़ने के लिए? ब्रिटेन से लड़ने के लिए। और अमेरिका को उन्होंने क्या कराया था? स्वतंत्र कराया था एक तरीके से। एक समान अधिकार का मतलब होता है, आगे आइए अब देखो कि राज्यों को, इसमें आगे लिखिए, होगा ये कि राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार होगा। क्या भारत में ऐसा है? भारत में नहीं है, ठीक है। तो राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार हुआ कहां पर है? अमेरिका के अंदर। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है? बिल्कुल आइडियल कंडीशन है किसका? संघ व्यवस्था का। बात में आ गई? अब यहां पे देखो, ये तो पढ़ लिया हमने अमेरिका का। भारत की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। भारत के बारे में क्या लगता है हम लोगों को? भारत क्या है? तो देखिए, भारत के संदर्भ में देखिए, क्या लगता है भारत के संदर्भ में क्या चल रहा है? तो भारत में बोला क्या गया कि संघीय सरकार होगी। यहाँ पे पहली बात क्या है? संघीय सरकार। सरकार कैसी है? संघीय। और हमने इसको क्यों अपनाया? अपनाया हमने इसलिए क्योंकि हमारे देश का आकार काफी बड़ा था, आकार काफी बड़ा, एवं हमारे देश में क्या और विशेषता है? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता एवं सामाजिक सांस्कृतिक। मेरी वॉइस सभी को आ रही है ना? अगर वॉइस नहीं आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बताते रहिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक। अब देखो थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, तो देखते हुए चलिएगा आप लोग, बार बार चीजें
मिट जाती है, ठीक कर लेंगे धीमे धीमे, लेकिन अभी के लिए देख लो। सामाजिक सांस्कृतिक क्या है हमारे देश के अंदर? विविधता है। तो इसीलिए हमने क्यों इसको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता होने से क्या दिक्कत हो गई? तो देखो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता होने से ये है कि जो लोग संख्या में कम है उनको ये डर रहेगा हमेशा कि क्या उनको अपने अधिकार मिल पाएंगे। जो संख्या में ज्यादा है कहीं ऐसा ना हो कि उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाए और दूसरे लोगों को मौका ही ना मिले। तो उन लोगों को एक तरीके से विश्वास में लेने के लिए या फिर उनको ये महसूस कराने के लिए कि उनके अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए हमने क्या अपना लिया? संघीय व्यवस्था को अपना लिया। और संघीय व्यवस्था को अपना लेने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में क्या होगा? एक संविधान होगा। तो है, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे संविधान में हमारे देश में क्या होगा? संविधान होगा संघीय व्यवस्था होने की वजह से। लेकिन क्या इस संविधान में संघ लिखा गया है? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संघ शब्द का प्रयोग नहीं, ठीक है। संघ शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। जब अगर संघ शब्द नहीं बोला गया है तो क्या प्रयोग किया गया है? अरे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पहला चैप्टर, ध्यान करो, क्या क्या था? संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन क्या प्रयोग किया गया है? यहाँ पे बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा। भारत का क्या, भारत क्या होगा? भारत भारत राज्यों का संघ होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दिया है? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोला कि संघ है कि नहीं है। संघ यानी ग्रुप। तो भारत कैसे बना है? राज्यों से मिलकर बना है। और जब भी ऐसा बोलते थे मतलब क्या है? कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और यहाँ पर राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। क्या सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ पा रही हैं? क्योंकि देखो अभी तक क्या कर रहे थे? रीडिंग कर रहे थे। अब रीडिंग वाला काम खत्म है, अब आप समझोगे और लिखोगे। तो अब आप एक्टिव रहोगे, नींद भी नहीं आएगी। तो अभी लोग कंफर्म करो एक बार, अपने अपने कॉपी दिखाओ कि क्या आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। कैमरा ऑन करो, जी सर। कॉपी दिखाइए। सभी लोग जिसे जाग रहे हैं, मेरे को मालूम पड़े, कॉपी में नोट कर रहे हैं आप लोग। कॉपी दिखाइए अपनी अपनी कि कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं। बस कॉपी दिखा दीजिए, ठीक है। गुड। मनीष ओके, ठीक है, गुड। ओके मुन्नी दिख गया आपका भी, गुड। नेहा का भी हो गया, ओके फाइन। बाकी लोग नीरू, स्नेहा, दीपचंद, मतलब अपन लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे जैसे यूपीएससी में पढ़ाया जाता है कि कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो दिखाओ। जो लोग नहीं लिख रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कितने लोग एक्टिव है कितने लोग एक्टिव नहीं है। तो नीरू ने नहीं दिखाया और दीपचंद ने नहीं दिखाया। बस कॉपी दिखा देनी है। मैं आपसे आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बोल रहा, आप सिर्फ बस कॉपी दिखा दो कि लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। नीरू एंड दीपचंद लिख रहे हो आप लोग? चलो आपकी मर्जी है, वैसे दिखाया नहीं आप लोगों ने ना। जो नहीं दिखाएगा हम मान के चल रहे हैं कि वो लोग नहीं लिख रहे हैं और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके सुबह उठकर। तो लिखना है हमको। अब देखो, जब भारत को हमने संघ बोल दिया तो अब डिफरेंस क्या है भारत में और अमेरिका में, ठीक है। क्या अंतर है? तो देखिए हम लोग लिखेंगे अंतर, विभेद, या फिर कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से लिख सकते हो कि भारत और अमेरिका अगर हम कंपेयर करते हैं तो अंतर क्या है। तो लिखिए सर यहाँ पे। हाँ जी, बोलिए, कौन कुछ पूछ रहा है कुछ? सर मेरी कॉपी दिख। हाँ ठीक है, वैसे दिख तो नहीं रही है, कैमरा है ऑफ है आपका।
ठीक है, अगर आप लिख रहे हो तो गुड है ना। सर ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, भारत एवं अमेरिका में थोड़ा सा आप लोग अभी एडजस्ट करिएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बार बार मिटा देता है उसको। तो अगर कहीं पर मिट रहा है ना, तो एक बार बस थोड़ा सा ध्यान। तो भारत एवं अमेरिका में अंतर क्या है? अंतर का मतलब ये है कि क्या चीजें अमेरिका में है लेकिन क्या भारत में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एक चीज है, देखो अमेरिका में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ी कहानी समझा देता हूँ। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में ये हुआ, जब वो 13 राज्य, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटेन ने 13 राज्यों पे अधिकार किया हुआ था। बात कब की है? बात है लगभग 1775 से 1783 के बीच की। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, अमेरिकी क्रांति, ठीक है, 1775 से 1783 के बीच में हुई थी, जहां पे लगभग 1787 में देश बन गया था एकीकृत होकर, 1770 के ना। तो हुआ ये कि भारत और अमेरिका में अंतर यह है कि अमेरिका में तो क्या हुए, सभी राज्यों ने मिलकर सोचा कि यार देश बनाना है। तो पहली चीज जो है वो क्या है, अमेरिका में राज्यों ने आपस में सहमति से बोला कि हमें देश बनाना है। जबकि भारत में ऐसा हुआ था क्या? भारत में तो नहीं हुआ था। हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कुछ राज्य अड़ गए थे कि हम तो नहीं मिलेंगे, जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, याद आ रहा है कुछ? जी सर। तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में सहमति नहीं है, यहां तो सहमति कराई गई है। और कराई किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। अमेरिका में क्या था, अमेरिका में अपनी मर्जी से आए थे। तो अमेरिका का जो संघ है वहां पे राज्य अपनी मर्जी से आए हैं, जबकि भारत के संघ में राज्य अपनी मर्जी से, कुछ राज्य अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो लिखिए, पहला जो अंतर है वो है, अमेरिकी संघ के विपरीत, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच, राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, सहमति का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या समझ रहे हैं, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, राज्य आपस में आए और उन्होंने मिलकर देश बनाया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्य आपस में अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ पे इनको मिलाने का कार्य किया गया। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने बताया था आपको, कि अमेरिका में क्या है, राज्यों को अलग होने का अधिकार है। लेकिन भारत में कोई राज्य सोचे कि हम अलग हो सकते हैं, तो कि क्या इसको अधिकार दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिखिए अगली चीज, कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर पाए, पृथक कर सके। यानी कहने वाली बात यह है कि राज्य अपने आप को, कल को मान लो सोचे राजस्थान की हमको अलग होना है, या फिर कोई भी स्टेट, यूपी सोचे हमें अपना अलग देश बनाना है, तो वो अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में क्या है, फेडरेशन संघ है और ये अविभाज्य है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अविभाज्य, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। साइड में लिख लेना जिसको नहीं मालूम कि अविभाज्य क्या होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि भारत क्या है, अविभाज्य है। अमेरिका क्या है, विभाज्य है। अमेरिका क्या है, विभाज्य है। हालांकि ऐसे अलग हो तो नहीं सकता कोई भी राज्य
लेकिन अलग होने का अधिकार है उन लोगों के पास। वो चाहे तो अलग होने के लिए कोशिश कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोगों ने जी क्या सर। किया है, हम लोगों ने, भारत ने किया है, अमेरिका वाला मॉडल नहीं अपनाया, हमने अपनाया है कनाडाई मॉडल। तो अगली चीज ये भी है, तीसरी चीज यहाँ पे लिख लो, भारत ने संघीय व्यवस्था में कनाडाई मॉडल को अपनाया है। कनाडा यानी कनाडा के मॉडल को, कनाडाई मॉडल को अपनाया है। कनाडाई मॉडल मतलब कनाडा का मॉडल। अब ये क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। सर आपका साउंड सही से नहीं आ रहा। ओके, मेरा साउंड कितने लोगों को सही से नहीं आ रहा है? सर मुझे तो क्लियर आ रहा। सर क्लियर है। क्लियर है? तो हो सकता है आपकी तरफ दिक्कत हो, क्योंकि अगर मेरी तरफ से दिक्कत होगी ना सभी को होगी। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो। अभी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। जी सर। नहीं सर। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, भारत जैसे देशों ने क्या किया है कि हमने कनाडाई मॉडल को अपनाया है। अभी कनाडाई मॉडल क्या होता है, यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि ये विशेषताएं आपको भारत में देखने पे आपको सेम टू सेम मिल जाएंगी, वो ही सारी विशेषताएं हैं जहां पर जो भारत में विशेषताएं हैं। तो कनाडाई मॉडल में होगा क्या, कनाडाई मॉडल में भारत में सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है या फिर राज्यों के पास। तो इस मॉडल में होता यह है, जो केंद्र है वो शक्तिशाली होगा। केंद्र क्या होगा, शक्तिशाली होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक पावर होगी। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होगा क्या, केंद्र के पास ये शक्ति ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि केंद्र राज्यों की तुलना में, राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होगा। ठीक है, केंद्र क्या होगा, राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होगा। और वो सारी की सारी चीजें लिख सकते हो जो भारत में है। लेकिन पहली चीज क्या होगी कि केंद्रों के पास ज्यादा शक्ति होगी राज्यों की तुलना में। अब एक अगली हेडिंग आती है, संविधान की संघीय विशेषताएं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो संघ में होंगी। तो हेडिंग डालिए, संविधान की संघीय विशेषताएं। संविधान की संघीय विशेषताएं। अब यहां पे समझो कि संघीय विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग देखो शॉर्ट में समझेंगे, डिटेल पूरी की पूरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो आप पढ़ लोगे। समझने वाले काम यहाँ पे मोस्टली करना है आपको। कि पहली चीज ये होती है, और ये संविधान यानी भारत की पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, भारत की, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या होगी इसके अंदर, यहाँ पे होता है द्वैध राज्य पद्धति। द्वैध राज्य पद्धति का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार का भी पावर चल रहा होगा और राज्य सरकार का भी यहाँ पे पावर चलेगा। तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, द्वैध राज पद्धति।
अब ये कैसे होती है वो समझिए। द्वैध राज पद्धति कैसे होती है कि संविधान में एक होगा केंद्र और दूसरा होगा राज्य, दोनों के पास पावर होंगी, ठीक है। केंद्र के पास कुछ अधिकार होंगे और राज्य के पास कुछ अधिकार होंगे। केंद्रों के पास किस किस क्षेत्र में अधिकार होगा, तो केंद्र के पास अधिकार होगा रक्षा के मामले में, क्योंकि देखो आर्मी हमेशा देश की होती है, राज्यों की नहीं होती है, राज्यों की पुलिस होती है। तो केंद्र के पास जो अधिकार होगा वो किसके लिए होगा, रक्षा के लिए हो सकता है। दूसरा है भारत के जो संबंध किसी दूसरे राज्यों से होते हैं, दूसरे देशों से होते हैं, तो उसमें राज्यों का हाथ नहीं होता है, देश का नाम आता है। जैसे अभी यूक्रेन है तो देश, तो विदेश के साथ जो भी संबंध होंगे, विदेश संबंध, वो केंद्र के पास अधिकार होगा। अगला है मुद्रा, मतलब नोट। ऐसे नहीं कि राज्य अपने अपने अलग नोट चला रहे हैं, तो मुद्रा जो है, मुद्रा के संबंध में भी जो अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे, राज्य के पास होंगे। फिर आता है संचार, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जितना भी है या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो सब कुछ किसमें आएगा, हमारे केंद्र सरकार के अधीन। जब केंद्र को इतने अधिकार मिल गए तो राज्यों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। हाँ जी, समझ में आ पा रहा है आप लोगों को कि केंद्र को ये चीजें इसलिए दी गई थी क्योंकि अगर ये चीजें राज्यों को दी तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे राज्यों को आर्मी दी तो मालूम पड़ा कल को कि भैया राजस्थान की आर्मी और एमपी की आर्मी आपस में फाइट कर रही है, गड़बड़ हो जाता मामला बहुत। इसीलिए हमने वो सब कुछ चीजें नहीं बनाई, हमने वो पूरे देश के लिए बनाया है। हमने राज्यों को कौन कौन से अधिकार दिए, जैसे कि कृषि के लिए कार्य करना, भूमि जो कृषि है ना, कृषि राज्यों के अधिकार पे आती है, तो कृषि। उसके अलावा हेल्थ, हेल्थ को बोलते हैं इंग्लिश में स्वास्थ्य, सॉरी हिंदी में, ठीक है। तो स्वास्थ्य को लेकर जो अधिकार बनाने का राज्य है वो किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। इसके अलावा पुलिस, जानते हो आप, राज्य की होती है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ठीक है ना। तो स्थानीय प्रशासन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय प्रशासन, ये किसके पास होगा, राज्यों के पास होगा। इसके अलावा और क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को बोलते हैं सार्वजनिक व्यवस्था, क्या बोलेंगे इसको, सार्वजनिक व्यवस्था, यानी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार, करने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेंगे। तो ये पहली विशेषता है कि हमारे देश में द्वैध राज्य पद्धति है। द्वैध यानी होता है दो, दो मतलब केंद्र की भी और राज्यों की भी। हाँ जी, समझ में आई बात। जी सर। सर एग्जाम में हम पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं क्या, ये डिस्क्राइब भी करके आना। देखो डिस्क्राइब भी करना होता है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो डिस्क्राइब करनी है, बाकी पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। पॉइंटों में भी वो डिपेंड करता है कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्टली वो पूछता है 250 वर्ड्स का, ठीक है ना, तो 250 वर्ड्स में तो आपको एक्सप्लेन ही करना होगा, तो उसके लिए बुक पढ़नी होगी आपको, है ना। मैं जी सर। एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना आपको, मैं बोलते हुए भी जा रहा हूँ, जो चीजें बोलते हुए जा रही है इसी के लिए, तो अब उन्हीं को फायदा होगा जो लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, उन लोगों को फायदा नहीं होगा जो सिर्फ देख कर का, मतलब जो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में तो सीधी सीधी चीजें लिखी हुई है, समझाया थोड़ा गया है। तो ये इसीलिए किया गया है कि अब आप लोग क्लास ज्वाइन करें और आपको बेहतर तो ही समझ में आएगा, आप क्लास में रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। और क्योंकि रीडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें कई बच्चों का देखा मैंने कि उनको आइडिया ही नहीं चल रहा कि कहाँ पढ़ रहे हैं। जब बुक पढ़ा रहे थे ना तो उनको आइडिया ही नहीं था कि कहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए स्टार्ट किया है। अब ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको साथ साथ नोट्स बना के हुए चलना है, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और इसकी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर आप जितना लिख रहा हो ना उतना भी लिख लोगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। बस इसको लिखने के बाद एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ भी लेनी है, और जब आप पढ़ लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें सिमिलर है, लक्ष्मीकांत में वही लिखा हुआ है। या फिर कोई सी बुक पढ़ोगे ना, जो भी आप क्वालिटी की बुक पढ़ोगे, हर बुक में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, बस घुमा फिरा के तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन चीजें यही मिलेंगी आपको। ओके, तो ये हो गई पहली विशेषता संघीय शासन की, कि हमने क्या बोल दिया कि भारत में क्या है, द्वैध राज्य पद्धति है। दूसरी चीज समझो यहाँ पे, दूसरा है लिखित संविधान। तो हमें मालूम ही है लिखित संविधान तो है, इसलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो चैप्टर याद करो, हमने पढ़ा था
संविधान की विशेषताएं सॉरी, हाँ जी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर। जी पढ़ा है। लिखित संविधान में क्या है कि हमारे देश का तो लिखित है, अलिखित कहाँ का है हमने पढ़ लिया, ब्रिटेन का है ना। तो हमारे संविधान में है क्या कि हमारा संविधान जो है, एक बात तो ये है कि लिखित है, पहली चीज विशेषता क्या है कि हमारा संविधान लिखित है, ये तो बात क्लियर हो ही रही है, लिखित है। देखो थोड़ी अब हैंडराइटिंग में दिक्कत आए ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। लिखित, ठीक है, पहली बात तो क्या है, लिखित है। दूसरा, ये सबसे ज्यादा बड़ा विस्तृत संविधान है, इतना बड़ा किसी ने नहीं छापा, हमारे इंडिया वाले लोग ही हैं जिन्होंने इतना बड़ा विस्तृत संविधान बना दिया। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा विस्तृत, और सबसे ज्यादा मतलब पूरी दुनिया में हो गई नहीं बात, तो अगला है सबसे विस्तृत। विस्तृत मतलब सारी की सारी कहानियां इसमें एक्सप्लेन कर दी गई है, कहानियां मतलब सभी के अधिकार। तो सबसे विस्तृत संविधान है ये, इतना बड़ा किसी का विस्तृत नहीं लिखा हुआ है जितना हमारी कंट्री में विस्तृत संविधान है। अब ये विस्तृत हो कैसे गया, कारण इसके पीछे का ये रहा कि हमने क्या किया, हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। विस्तृत क्यों है, क्योंकि हमने सब कुछ लिख दिया इसके अंदर। क्या क्या लिख दिया, जैसे कि पहली चीज हमने लिख दी प्रस्तावना, इसमें क्या है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना मैंने आप लोगों को याद करने के लिए दी थी, याद कर लिया आप लोगों ने? याद की आप लोगों ने प्रस्तावना? चलो कोई नहीं। देखो पहली बात तो क्या है, इसमें प्रस्तावना है, और जब संविधान बनाया गया, जब संविधान बनाया गया उस समय इसमें लगभग 395 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। तो मैं लिख देता हूं मूलतः, ठीक है ना, प्रारंभ में। इसके अलावा इसमें 22 भाग थे। ये हमने पढ़ा है, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है। गुड, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। इसके अलावा इसमें क्या थी, 8 अनुसूचियां थी कि नहीं थी? 8 अनुसूचियों की बात की थी हम लोगों ने मूलतः, ठीक है। ये तो हो गई बात प्रारंभ में। अब जब डेवलपमेंट होता गया तो अभी वर्तमान में क्या हाल है, ठीक है। तो ये तो प्रारंभ की बात है कि एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी हम बात करते हैं अभी वर्तमान की। तो वर्तमान में क्या हालत है हमारे देश की, मतलब क्या स्थिति है? तो वर्तमान में देखिए, लिखे ना, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये ग्रीन ग्रीन दिख जाएगा आप लोगों को, देखो मेरे ग्रीन से लिखा हुआ सर्कल दिख रहा है, क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में लगभग 450, या फिर आप इससे भी ज्यादा मान सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 450 अनुच्छेद है। प्रस्तावना तो एक ही है, ठीक है ना, तो प्रस्तावना तो एक ही है, एक प्रस्तावना, प्रस्तावना एक है। इसके अलावा लगभग 450 अनुच्छेद, पहले थे 22 भाग, अभी कितने हो चुके हैं? 24 भाग, ठीक है। पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां, अभी कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां। वेरी गुड, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां, अभी कितनी है, 12 अनुसूचियां हो गई। अब इस तरीके से हुआ क्या, कुल मिला के राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियां क्या कर दी गई है, विभाजित कर दी गई है। हमने राज्य और केंद्र की शक्तियों को बराबर बराबर, या फिर जैसे विभाजित करना था बांट दिया। तो ये तो हो गया, संविधान की बात करते हैं।
दूसरी चीज क्या आ रही है, अब हम बात कर लेते हैं शक्तियों के बारे में भी कि शक्तियां किस तरीके से विभाजित की गई है। तो शक्तियों का विभाजन, थर्ड पॉइंट है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, अब वो विभाजन में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने समझा था कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटने के लिए क्या किया गया, इन्होंने सूचियां बना दी, यानी लिस्ट बना दी। लिस्ट कैसे कैसे बना दी, इन्होंने एक लिस्ट का नाम दिया केंद्र सूची। क्या बना दिया इसको, केंद्र सूची। ठीक है, दूसरा है क्या, राज्य सूची। और फिर एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब इनमें लिखा क्या है, जिन जिन विषयों पर रूल बनाने, नियम कायदे, हम जिसे हम लोग बोलते हैं कि कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, वो राज्य सूची में लिखे हुए हैं। जहां पर केंद्रों को है वो केंद्र सूची में लिखे हुए हैं। और जहां पे समवर्ती सूची में जो चीज लिखी हुई है वहां पे केंद्र और राज्य दोनों को रूल या फिर अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एक बार देखा था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था हम लोगों को, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जिन जिन को भी कोई डिस्प्यूट हो वो एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, तो देखिए केंद्र सूची में जो पहले विषय लिखे हुए थे, विषय जो थे केंद्र सूची के अंदर मूलतः वो थे 97। ठीक है, मूलतः कितने थे, 97। अभी कितने हैं वर्तमान में, वर्तमान में ये है 100 विषय, 100। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में मूलतः जो विषय थे वो थे 66। और अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में है 61 विषय। ठीक है, अगली बात है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूलतः जो विषय थे वो 47 थे, 47। और वर्तमान में जो है वो है 52। वर्तमान में कितने हैं, 52। अब इनमें अलग अलग विषय लिखे हुए हैं, उन सभी विषयों पर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था करेंसी के बारे में, ठीक है, रक्षा, ठीक है, विशेष विदेश मामले, तो ऐसे ही बहुत सारे विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को होगा। कुछ लिखे हुए हैं जिन पर राज्यों को होगा, और कुछ ऐसे अधिकार लिखे हुए हैं जहां पर केंद्र और राज्य दोनों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो नियम और कानून बना पाए। तो शक्तियों का विभाजन समझ में आ गया आप लोगों को। जी जी सर। अगली चीज यस सर। अगली चीज है संविधान की सर्वोच्चता। तो ये हमको मालूम ही है कि हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। तो यहाँ पे लिखिए संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है मतलब ये है कि कोई अगर नियम बनता है और अगर वो सही नहीं है तो उसमें देखा जाता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा कि क्या ये संविधान के तहत सही है नहीं है। तो जिसे हम लोग बोल रहे हैं न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार। न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार तभी मिल रहा है जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा संविधान क्या है, सर्वोच्च है। तो यहाँ पे देखिए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अधिकार की ये लिख देते हैं शक्ति
न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का मतलब यह है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को संविधान के तहत कार्य करना होता है। ठीक है, तो क्या लिखना है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों ही क्या करेंगी? संविधान के तहत कार्य करेंगी। संविधान के तहत कार्य। और इसीलिए जब जिसके आधार पर कार्य हो रहा है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वही क्या है? सर्वोच्च है। और ये हमें कई बार पढ़ाओ भी हुआ है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कि किस तरीके से है। संविधान ही क्या है? सर्वोच्चता है। उसके बाद अगली चीज क्या है? 5th पॉइंट समझिए कि जो संविधान है कठोर भी है, लचीला भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बोले तो जो संविधान होता है वो होता है कठोर, संघ राज्यों वाला कठोर संविधान। अब ये तो होगी कि जब भाई प्रॉपर संघ व्यवस्था है तब। अगर हम भारत के केस की बात करते हैं तो क्या है? कठोर भी है और लचीला भी है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ क्षेत्र, कुछ चीजों को परिवर्तित करना, कुछ चीजों को बदलना संभव नहीं है। तो क्या हो गया? कठोर। या फिर बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। संभव कौन सा नहीं है बदलना? जिसे हम बोल रहे होते हैं मूल ढांचा। मूल ढांचा जिसको बदलना संभव नहीं है। मुश्किल क्या है? ध्यान रखना, मुश्किल क्या है? जहां पर हमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, राज्यों का भी स्वीकृति चाहिए होती है। दिक्कत कहां पर है? तो 2/3 बहुमत। देखो ये चीज आपको याद आनी चाहिए कि हमने 2/3 बहुमत कहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। जी सर। और राज्यों की सहमति। और राज्य भी कितने? 50%। तो भैया ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, जब राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी और 2/3 बहुमत चाहिए तो बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारा संविधान कैसे है? कठोर, यानी कुछ चीजों को बदलना मुश्किल है, बदल नहीं सकते हैं। तो मुश्किल वाली चीजें ये होगी जहां पे राज्यों का बहुमत चाहिए। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा। और क्या बदलना संभव नहीं है? मूल ढांचा बदल ही नहीं सकते हो। अब लचीला क्या है? परिवर्तन करना आसान। परिवर्तन करना आसान। क्या चीज आसान है भैया? कोई नियम बनाना है बना दो, किसी क्षेत्र की सीमा बदलना है बदल दो। ठीक है, किसी राज्य का नाम बदलना है बदल दो। ठीक है, तो क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में लिख लो, क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण आसान है। बात समझ में आ रही है? क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण करना बहुत आसान है। हाँ जी, तो ये पॉइंट समझ में आ गया सभी लोगों को? जी सर। थोड़ी वो जो बिंदी बिंदी की गलतियां रह जाए ना तो उसको मान लेना, क्योंकि वो मिट गया होगा, बनाया तो होगा मैंने कहीं ना कहीं। तो इसलिए बाद में ये मत बोलना कि हिंदी गड़बड़ लिख रहे हो। गड़बड़ नहीं लिख रहा, मैं लिख तो सही लिख रहा हूँ, लेकिन वो क्या गायब हो जाता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये तो हम लोग जानते ही है कि हमारे देश में, हमने पढ़ा भी है, अभी आगे पढ़ोगे भी आगे जाके दोबारा से। तो हमारे देश में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये क्या होती है स्वतंत्र न्यायपालिका? अभी बताता हूं मैं आपको। गड़बड़ी हो गया, न्यायपालिका दोबारा लिखना पड़ेगा। देखो सर लचीला वाला फिर से थोड़ा। लचीला यानी नियम बनाना आसान। नियम बनाना बहुत आसान। जैसे कि किसी भी राज्य का नाम बदलना है, बदल दो। ठीक है, किसी जैसा भी बताना, किसी भी मतलब
स्थान का नाम जैसे प्रयागराज कर दिया, जो ये सब कुछ किया जा रहा है ना, इसे बोलते हैं आसान। यार ये लिख ही नहीं रहा। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप लिखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। आप लोग नोट करो, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको कोई भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है। तो न्यायपालिका की सुरक्षा और सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो इसे लिखेंगे इस तरीके से, सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या निकलता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र है, किसी के भी डर में नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, ये भी स्वतंत्र हैं कि भैया किसी के भी डर में ना आकर ये अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। मतलब काम, वो मतलब अपनी मर्जी से लेने का मतलब ये होता है वही संविधान को ध्यान रखते हुए स्वतंत्र। अब इनकी जब नौकरी लग जाएगी तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई जज एक बार नियुक्त हो जाता है तो भविष्य में आगे जब तक वो अपने पद पर है ना तो उसकी सैलरी कम कर सकते हो, ठीक है, ना ही अपनी मर्जी से उसको पद से हटा सकते हो, कार्यकाल घटाने का कार्य, ये सब कुछ संभव नहीं है। तो ये भी क्या है, संघ की व्यवस्था है। तो स्वतंत्रता यानी कार्यकाल एवं अन्य सुरक्षा, कार्यकाल कम, सैलरी वगैरह वो सब कुछ सुरक्षा दी जाती है उस चीज की कि भैया कम नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं बट कम नहीं करेंगे। अगली जो आखिरी विशेषता है, किसी की विशेषता आखिरी पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ जरा एक बार। संविधान की। अरे संविधान की नहीं, संघीय व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की पढ़ रहे हैं हम लोग, संविधान नहीं है। जी सर। ठीक है, संघीय व्यवस्था की। तो द्विसदनीय, आखिर क्या है कि हमारी जो व्यवस्था है वो क्या है, द्विसदनीय। द्विसदनीय मीनिंग क्या होता है कि दो सदन है यहाँ पे। कौन कौन से, एक है लोकसभा, नाम सुना है कभी इसका, और एक है जी सर। राज्यसभा। ठीक है, दो सदन। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन। इनके नाम लिख लो, निम्न सदन, पहले भी लिखवाया था वैसे तो, दोबारा लिख लो। इसे हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, और इसको बोलते हैं उच्च सदन। राज्य को क्या बोलेंगे, उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक है, दूसरी बात, हालांकि हम लोग आएगा हमारा संसद, भारतीय संसद, वहां पे इसको विस्तृत पढ़ेंगे। बस अभी समझ लो कि लोकसभा जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, अधिक तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ शक्तिशाली। और राज्यसभा होता है कम शक्तिशाली। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कम। किसकी तुलना में कम शक्तिशाली होगा ये, सीधी सी बात है, लोकसभा। लोकसभा की तुलना में। ठीक है, तो इसे क्या लिखना है, ये क्या होगा, कम शक्तिशाली होगा। ठीक है, अरे यार गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये कम शक्तिशाली होगा।
तो यहाँ तक हमने कर लिया। अगली चीज, ये हमने पूरी की पूरी पढ़ ली किस चीज की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एकात्मक व्यवस्था की, मतलब जो संविधान होता है उसकी विशेषताएं। संविधान की एकात्मक विशेषताएं। हाँ ठीक है, तो जो भी देश एकात्मक होंगे उनकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग संविधान की एकात्मक, या फिर ऐसे एकात्मक, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो एकात्मक संविधान की विशेषताएं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। यहां तक जो पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत है कुछ तो बताइए। हाँ जी, समझ में आया? जी सर। ठीक है, ऐसे कराएं, ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर, सही है। यही ज्यादा बेटर है ना उससे, या फिर वही बेटर Yes, था sir. इससे? सर वैसे तो ये ठीक है, लेकिन बुक की ज्यादा रीडिंग अच्छा लगा। हाँ, बुक की रीडिंग अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों को लगता है कि सर समझ में नहीं आता, कहाँ पढ़ा रहे हो आप। नहीं सर, वैसे तो ठीक है, ये ओके है बिल्कुल, लेकिन बुक से ज्यादा बेटर है। मतलब बुक से ज्यादा बेटर ये चीज है ऐसे, कि बुक ज्यादा बेटर थी? सर हाँ सर, मतलब उसमें लाइनिंग या जैसे वर्ड एकदम माइंड में बैठ जाते हैं। अरे क्या ही करें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ने का सर बुक पढ़ लो। ठीक है, ऐसे करने का बुक पढ़ लो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे तो वही बेटर होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना, उनको ये लगता है कि यार इसको खुद को ही नहीं आता, बुक से पढ़ा रहा है। कई लोगों के मन में फीलिंग ये वाली आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि बुक सामने खुली हुई है, बुक से तो देख के पढ़ाना बहुत आसान है, इसलिए ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी सिक्वेंसिंग वही है, लक्ष्मीकांत की सिक्वेंसिंग मिलेगी आपको सीधी की सीधी, या फिर जो भी हमारा नॉर्मल होता है उसी की सिक्वेंसिंग है, तो सीक्वेंस में नहीं बिगड़ेगा। और क्योंकि बुक ही एक है वही होती है, तो बस एक बार आप रीडिंग कर लोगे ना पढ़ाने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी पूरी। उसमें क्या होता है, बुक ही पढ़ाते हैं, बुक ही आप पढ़ते हो तो थोड़ा फील ऐसा होता है ना कि यही तो पढ़ा था। अब होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ यही तो लिखवाया गया और यही बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, जी सर, लिखने से जल्दी याद हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलोगे आपको भी अच्छा लगेगा। ओके फाइन, तो ऐसे रखते हैं, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। thank you, sir.